हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं आपका झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपको जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो तो कंप्लीट करवाया जाएगा ही, साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें आपको पेपर 1 के भी स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जो कि जीके जीएस का पोर्शन है। जो आपका सिलेबस मेंशन है वो सारा नोट्स तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ही, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा। जो टेलीग्राम का टेस्ट, वहाँ पे डेली आप लोगों के लिए टेस्ट होगा और टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जो कि रात के 9 बजे हो रहा है। और फिर जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगा, जैसे जैसे हम लोग नोट्स कंप्लीट करेंगे तो और भी जो भी समाजशास्त्र विषय से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अपने ग्रुप में शेयर करते हुए जाऊँगी। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 के लिए। तो इसके लिए भी आप लोगों अगर नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स को ले सकते हैं। आपको मिनिमम फीस रखा गया है टीआरई 4 के लिए। आपको ओनली 1000 का पेमेंट करना है, जिसमें आपको पेपर 2 जो आपका जीके जीएस 40 मार्क्स का है उसके स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, प्लस आप लोगों को पेपर 3 जो आपका सोशियोलॉजी है उसका स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आने दीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों का टेस्ट मैं स्टार्ट कर दूंगी, और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा आप लोग वहाँ पे टेस्ट देंगे। जो भी ग्रुप के मेंबर हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को जो अभी नोट्स प्रोवाइड किए गए आप लोग उसको अच्छे से तरह से पढ़िए, एक्स्ट्रा मटेरियल को पढ़िए। प्लस आप लोगों को यूट्यूब पर जो मैं एनसीईआरटी सीरीज़ करवा रही हूँ, एनसीईआरटी जो क्लास 11 क्लास 12 के बुक में चैप्टर मेंशन है, टॉपिक मेंशन है, उसको प्लस एक्स्ट्रा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने कुछ भी है वो सभी मैं कवर करवा रही हूँ रात के 8 बजे। आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और चलिए तो आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, संस्कृति तथा सामाजिकरण, तो जिसमें हम लोग संस्कृति के टॉपिक को कवर कर चुके थे। आज हम लोग सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन को देखेंगे। और आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से या फिर अदर इन्फॉर्मेशन से भी पता चल ही गया होगा कि आप लोग का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर मंथ में आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा, और फिर आप लोगों का एग्ज़ाम भी जल्द हो जाएगा। देखिए ये बीपीएससी के ऊपर, अगर वो चाहे तो वो विदिन 1 मंथ में भी आप लोगों का एग्ज़ाम ले सकती है। और क्योंकि सामने इलेक्शन है तो देखिए प्रक्रिया आगे क्या बढ़ती है, तो उसको तो हम लोग को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। बोल रहा है कि सामाजिकरण आखिर होता क्या है। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज का बात करूँ तो बोल रहा है कि यह एक जैविक प्राणी, जब कोई जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी के रूप में परिणत होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए जैविक प्राणी जैसे हम मनुष्य हैं, तो जब सोसाइटी के अंतर्गत रह के हमको सोसाइटी यानी समाज के साथ किस प्रकार का बिहेव करना है, ठीक है, कैसा बिहेव, अच्छा बिहेव, बुरे बिहेव, क्योंकि देखिए हम जब तक परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अगर हमारा बर्ताव है अगर सही नहीं होगा तो हमसे कोई जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जो ये सुधार की प्रक्रिया है, ये जो व्यवहार की प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाता है, सामाजिकरण कहा जाता है। तो सामाजिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया से लिया जाता है। जब बच्चा कोई परिवार में जन्म लेता है, कोई समाज के अंदर जन्म लेता है, तो वो एक क्या होता है, वो एक खाली स्लेट के जैसा होता है, जिसमें कि उसको सिखाया जाता है कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, कैसे दूसरे को, बड़ों को सम्मान देना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसको प्यार करना है। तो ये सभी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, ठीक है, उसको सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। इसलिए बोला जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी है, तो सीखने की प्रक्रिया। हम इसमें सीखते हैं, नित्य नई चीज़ों को सीखते हैं और उसके हिसाब से ही हम समाज में उसको डिलीवर करते हैं। किस रूप में, तो व्यवहार के माध्यम से, हमारे आचार व्यवहार के माध्यम से उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय संदर्भ में इसका अर्थ व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाने के उद्देश्य से सामाजिक मूल्यों को सीखने से लिया जाता है। और ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
समाज में रहकर ही व्यक्ति का आत्म या स्व का विकास होता है और व्यक्तिगत निर्माण के लिए समाजीकरण क्या होता है, आवश्यक होता है। समाजीकरण जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरंभिक वर्षों में घटित होती है। जब बच्चा छोटा होता है उस समय उसको जो सिखाया जाता है, ठीक है, वो उसके अंतर्गत जो मूल्य, जो वैल्यूज़ दिए जाते हैं वो पूरा उसके अंतिम मतलब पूरा एकदम लाइफ टाइम उसका चलते रहता है, ठीक है, जिसे प्रारंभिक समाजीकरण कहा जाता है। द्वितीयक समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खाइम का दृष्टिकोण भी जो है वो सामाजिक रूप में लिया गया। अन्य परिभाषाओं को देखें अगर हम लोग समाजीकरण से रिलेटेड, तो अरस्तु क्या बोलते हैं कि कोई देवता या पशु ही समाज से पृथक रह सकता है, मनुष्य नहीं। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई देवता को मतलब उनको क्या ही चाहिए, और मनुष्य है वो देखिए वो भी अपना एक सोसाइटी बना कर रहता है, उसका भी एक ग्रुप रहता है, लेकिन क्या वो व्यवहार नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो पशु है उसका, ठीक है। लेकिन मनुष्य को क्या करता है, उसको व्यवहार करना होता है, समाज में कैसा रहना होता है, ये सभी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं। कूले महोदय बोलते हैं कि समाज व्यक्ति का दर्पण है। कूले क्या बोल रहे हैं कि समाज क्या है, व्यक्ति का दर्पण है। गिलिन बोल रहे हैं कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में क्रियाशील सदस्य बनता है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप घर में बैठे रहें तो आपको सामाजिक बोला जाएगा। आप लोग अपना घर परिवार में भी सुनते होंगे कि जो सदस्य है या फिर कोई व्यक्ति है कोई सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया, ये सब चीज़ों में जाता आता है, दूसरे के साथ रिलेशन रहता है, उसको बोलता है हाँ ये सोशल आदमी है, ये सामाजिक आदमी है। और कोई कुछ नहीं, किसी से बात नहीं है, हर समय झगड़ा करेगा, ठीक है, नेगेटिविटी करेगा, तो उसको क्या सामाजिक प्राणी बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। मतलब उसको क्रियाशील सदस्य बनना होगा, समूह के कार्यविधियों में समन्वय स्थापित करना होगा, उस अपनी जो उसकी परंपरा है उसको ध्यान रखना होगा, सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल करके अपने साथियों के प्रति सहनशक्ति की भावना भी उसको विकसित करनी होगी। फीचर महोदय बोलते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को काटता है और उनके अनुकूल करना सीखता है, कि उसको क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सभी चीज़ें सीखता है। न्यूमेयर महोदय के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण। बोले एक व्यक्ति जब सामाजिक प्राणी के रूप में बदलता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को, उसका जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया उसको ही समाजीकरण कहते हैं। अब है कि समाजीकरण के अगर आपको संस्थाएं पूछा जाए कि समाजीकरण की कौन कौन से संस्थाएं या फिर कौन कौन से अभिकरण हैं, तो प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, विवाह और नातेदारी, ये प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आएगा। प्राथमिक समूह के अंतर्गत आप इसको बोल सकते हैं। और द्वितीयक संस्था के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? राजनीतिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, व्यवसाय समूह, सांस्कृतिक संस्थाएं, और जो अजनबियों से, जो स्ट्रेंजर से हमारा व्यवहार रहता है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है जो समकक्ष समूह होते हैं, यानी समान आयु वाले जो समूह होते हैं, जो बच्चों के समूह होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो मैत्री समूह के अंतर्गत आते हैं। कुछ संस्कृतियों में विशेषता कुछ छोटे पारंपरिक समाजों के समकक्ष समूह औपचारिक रूप में एक ही आयु श्रेणी के भी माने जाते हैं। अब मान लीजिए कि इतना जो हम लोगों ने पढ़ा संस्कृति और समाजीकरण को, तो उसको मैं आपको एक क्विक रिवीजन की तरह फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। आप लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को सुनते हुए चलिए। बोल रहा है सबसे पहली बात कि संस्कृति, ये जो शब्द है किनके द्वारा दी गई है? तो टाइलर महोदय जी के द्वारा। किनके दी गई है? टाइलर महोदय ने इसके संदर्भ में सबसे पहले बात की थी। किसमें? तो 1871 में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में। किसमें? अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में की थी, ठीक है। वे क्या बोलते हैं कि जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, ठीक है। हम संस्कृति को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति में सम्मिलित परंपराएं, जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, धर्म, दर्शन, कला, भाषा, विज्ञान आदि व्यक्तिगत जीवन विधि की अपेक्षाएं संपूर्ण समाज की विधि को प्रदर्शित करती है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, घड़ी, ये सभी चीज़ें आ जाएंगे।
अभौतिक संस्कृति में कौन कौन आ जाएंगे? हमारे संकेत, हमारे विचार, हमारे प्रथाएं, ये सभी आ जाएंगे अभौतिक संस्कृति में। तो इसका डिफरेंशिएट आप लोग कर लिए, संस्कृति आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिकरण क्या है। तो सामाजिकरण क्या है? ये एक सीखने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण जो है ये जीवन पर्यंत चलती है। सामाजिकरण में क्या होता है? जो जैविक मनुष्य है उसको सामाजिक मनुष्य बनाया जाता है। ठीक है, परिवार जो है वो बच्चे का प्रथम पाठशाला है, उसको जो प्राथमिक शिक्षा है उसको परिवार के अंतर्गत मिलती है। और संस्कृति किस भाषा से निकला है? तो लैटिन के कल्चरा से निकला हुआ है। दुर्खिम जी ने आत्मा के विकास के लिए मुख्य रूप से समाज व समूह को ही उत्तरदायी माना है। इसे उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान माना है। अब है कुछ वर्ड है जिसको कि आप लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी में वर्ड से रिलेटेड भी पूछता है। तो सबसे पहला क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सांस्कृतिक विकासवाद। सांस्कृतिक विकासवाद किसको कहा जाता है? तो सांस्कृतिक विकास यह संस्कृति का एक ऐसा सिद्धांत है जो यह तर्क देता है कि प्राकृतिक स्पीसीज की तरह विकास भी विभिन्नता और प्राकृतिक द्वारा चयन होता है। ठीक है, संस्कृति का भी विकास होता है, जैसे स्पीसीज का विकास होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार से संस्कृति का भी विकास होता है। नेक्स्ट है स्टेट व्यवस्था। ये सब आपका एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है। ठीक है, ये सभी शब्द स्टेट व्यवस्था, इसको क्या कहा जाता है? बोला जा रहा है कि सामंतवादी यूरोप में व्यवसाय के अनुसार श्रेणी प्रदान करने का एक व्यवस्था थी, जिसमें आप लोग 9th क्लास का जो आपका हिस्ट्री का बुक है उसमें यूरोप का जो समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था, उसके संदर्भ में बात किया गया। जो पहला वर्ग था वो पादरी वर्ग था। ठीक है, उसमें कुल और दूसरे में व्यवसाय जो शिक्षित व्यक्ति थे वे आते थे, और तीसरा वर्ग जो होता था वो ऊपर के दोनों वर्ग को अपना सहायता प्रदान करता था। तो बोल रहा है कि सामंतवादी यूरोप में व्यवसाय के अनुसार श्रेणी प्रदान करने की व्यवस्था थी। कुलीनता, पुरोहित वर्ग तथा तृतीय स्टेट, तीनों तरह की स्टेटें थी। ठीक है, कुलीन वर्ग को प्रथम स्टेट, फिर पुरोहित वर्ग, फिर तीसरा स्टेट। अंतिम स्टेट मुख्यतः व्यवसायों तथा मध्यम वर्ग के लोगों की ही थी। प्रत्येक स्टेट अपने प्रतिनिधि का स्वयं चयन करते थे। किसानों तथा मजदूरों को वोट देने का इसमें अधिकार नहीं था। वो आपको 9th क्लास का जब वो चैप्टर पढ़िएगा तो वो उसमें आपको पूरा क्लियर वो पता चल जाएगा। आई थिंक 2nd चैप्टर या फिर 1st चैप्टर में ही उसके बारे में है। बृहत परंपरा किसको कहा जाता है? नेक्स्ट क्या है? बृहत परंपरा। तो देखिए, इसमें सांस्कृतिक विशेषताएं या परंपराएं शामिल होती हैं जो लिखित हैं तथा समाज के शिक्षित तथा सीखे हुए अभिजात वर्गों के द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत की जाती है। उसको क्या बोला जाता है? बृहत परंपरा। अब है कि लघु परंपरा हम किसको कहते हैं? तो बोल रहा है इसमें संस्कृति की मौखिक विशेषताएं या परंपराएं शामिल हैं जो मौखिक हैं तथा ग्रामीण स्तर पर स्वीकृत हैं। फिर है स्वयं की छवि, यानी दूसरों के निगाहों में अपनी छवि कैसी है। सामाजिक भूमिकाएं या किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या परिस्थिति के साथ जुड़े अधिकार तथा उत्तरदायित्व होते हैं। उपसंस्कृति, उपसंस्कृति किसको कहते हैं? तो बोला जा रहा है कि एक बड़ी संस्कृति के अंदर लोगों के ऐसे समूह का निर्धारण करना जो प्रतीकों, मूल्यों तथा आस्थाओं को बड़ी संस्कृति में अक्सर उधार लेता है तथा प्राय उन्हें विकृत, अतिरंजित या विपरीत कर देता है ताकि अपने आप को अलग दर्शाए। जैसे मान लीजिए समाज के अंतर्गत जो अपराधी होते हैं, ठीक है, उनको तो सिखाया नहीं जाता है कि तुम अपराध करो, तो वो उस तरह का जो अलग संस्कृति हो गया। फिर हो गया जो हिप्पी वर्ग के लोग, लंबे लंबे केस रखना, नशा करना, तो उसको क्या सिखाया जाता है, लेकिन वो अपने समाज से अलग कुछ करते हैं ताकि उनको समाज में कुछ अलग पहचान मिले, तो वो उस संस्कृति के अंतर्गत आता है।
तो समाजीकरण की हम लोग विशेषताएं क्या क्या देखते हैं, ये स्व विकास की प्रक्रिया है, ये सीखने की प्रक्रिया है, आजीवन प्रक्रिया है, समय व स्थान सापेक्ष होता है, सांस्कृतिक संचरण की प्रक्रिया है, आत्मसात की प्रक्रिया है। ठीक है, पास्कल ने सामाजिकरण की 4 अवस्थाएं बताई हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, मातृ रति सोपान और किशोरावस्था। ठीक है, सामाजिकरण के उद्देश्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो आधारभूत नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक दायित्व की शिक्षा और क्षमताओं का विकास। अब हम लोग देख लेते हैं संस्कृतिकरण के विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में, संस्कृति के इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। समाजीकरण के सिद्धांत। तो समाजीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे हम लोग देखेंगे CH कूले का सिद्धांत। सबसे पहले क्या देखेंगे? CH कूले का सिद्धांत। तो देखिए CH कूले का जो सिद्धांत है, उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी? तो 1902 में। ठीक है, इसमें उन्होंने अपना कौन सा इंपॉर्टेंट सिद्धांत को दिया था? तो आत्मदर्पण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए दर्पण की तरह काम करता है, यानी आईना की तरह काम करता है। कौन? तो सोसाइटी, ये समाज। और उसमें जो व्यक्ति है वो अपना छवि देखता है। छवि क्या होता है? आईना क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्ट होता है, हम जैसे हैं वही चीज़ हमको दिखाता है। तो वही उन्होंने बताया कि समाज भी क्या है? वो आईने के जैसा है, हम जैसे हैं वो चीज़ को उसको क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। किसमें? अपने इसमें सिद्धांत में। और फिर हम समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, और उसी आधार पर वो फिर अपनी धारणाओं को बनाता है और फिर प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। और फिर नेक्स्ट है आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। ठीक है, हम लोगों ने अंतःक्रिया का सिद्धांत भी इसका देखा था। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का समाजीकरण संबंध में अपनी जो सिद्धांत है वो किस में दी थी? तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में अपने सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अपना सिद्धांत दिया था। आज का आप लोगों का होमवर्क रहा कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इसकी रचना कब की गई थी? मुझे कमेंट करके बताइए। जिनका सबसे पहले मैसेज आएगा, कमेंट आएगा, उनका मैसेज को मैं पिन करूँगी और कल के क्लास में उनका नाम लूँगी। ठीक है, आप इसको ज़रूर बताइए। तो उन्होंने समाजीकरण का अपना सिद्धांत माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में प्रस्तुत किया था। मीड ये मानते थे कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें उसका जो दिमाग है वो किसका काम करता है? तो स्व का काम करता है। किसका काम करता है? स्व का, कि वो क्या है। और जन्म के समय बच्चा मात्र क्या होता है? एक जैविक प्राणी होता है। उसको खोखला स्लेट के जैसा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसमें बुद्धि का भी अभाव रहता है। फिर वो सोसाइटी के अंतर्गत रह के अपने परिवार के सदस्यों को, आसपास के सदस्यों को क्या प्रतिक्रिया हो रहा है, वो सब चीज़ों को सीखता है और उसके आधार पर वो सभी चीज़ों को सीखने के बाद वो व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये था जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। नेक्स्ट है फ्राइड का सिद्धांत। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया। फ्राइड का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? तो उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की थी। ठीक है, किसमें बात की थी? इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की थी। कौन से पुस्तक में की थी? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी एक होमवर्क रहा। एक ही मैसेज में दोनों का आंसर पिन कीजिएगा। ठीक है, दोनों का बारे में बताइएगा। तो फ्राइड महोदय ने अपना जो स्व का सिद्धांत दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो में
इसमें उन्होंने मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया और उनका जो सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसलिए उनको मनोविश्लेषणात्मक के पिता के रूप में भी बोला जाता है। ठीक है, अब है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या है, मैं आप लोगों को क्विक बता देती हूँ, पहले भी प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ। तो देखिए, ईड जो होता है ना, यह मानव की मूल प्रेरणा होती है, उसकी प्रवृत्तियाँ होती है, उसकी इच्छा का योग होता है। ईड क्या होता है, उसकी इच्छा का योग होता है। ईगो, ठीक है, ये स्वयं का चेतन तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना, अनुकूलन करना सिखाता है। किसमें? ईगो में। और सुपर ईगो क्या है, तो ये अचेतन मन होता है, ये बड़ा अहम सामाजिक मूल्य होता है, सामाजिक आदर्शों का ये योग होता है। कौन सा? तो सुपर ईगो इसका योग होता है। तो आई थिंक आप लोगों को आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर नंबर 3 है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास को कवर करेंगे जो कि है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। लेकिन ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसे संस्कृति, सामाजिकरण, ये सभी इम्पोर्टेंट है। मेन क्या जानते हैं, जो एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दिया गया है वो हर एक टॉपिक जो है आपका कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियों को हम लोग कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी बुक की हेल्प से, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। और अनुसंधान का क्लास है जो आपको एक क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसको मैं 3-4 क्लासों के माध्यम से आप लोगों को पूरा थ्योरी को कंप्लीट करूँगी। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।